प्यारे साथियों नमस्कार। तो साथियों अपना टॉपिक जो प्रतिशत के बारे में चल रहा था, आज अपन उस प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो पिछले अपन ने जो 4 क्लासें पढ़ी है उसमें प्रतिशत के 1 से लेकर 13 प्रकार अपने पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद में आज आगे अपन 2 टाइप और हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद में इस प्रतिशत को आज ही अपन समाप्त करेंगे। तो देखो टाइप नंबर 14 है वो किस प्रकार से है। टाइप नंबर 14 है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हैं पास या फेल, एक ही बात है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण या पास या फेल। अब इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आज अपन हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एकदम छोटे से छोटा सिंपल से सिंपल सवाल बताता हूं, आप ध्यान से समझो। इस प्रकार के जो सवाल हैं उसको किस प्रकार अपन हल करेंगे। जैसे मान लो एक परीक्षा है, उसका पूर्णांक आपके पास 400 दिया गया है। समझ में आ रहा है। एक परीक्षा उसका पूर्णांक कितना है 400। अब देखो मैं यहाँ पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, जो मेन चीज है वही लिख रहा हूँ, बाकी मैं बोल रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुनाई दे रहा है। मान लो एक परीक्षा उसका पूर्णांक 400 है, उसमें से 33% जो अंक है वो अनिवार्य है, यानी पास मार्किंग कितना है 33% है। एक विद्यार्थी मान लो पास मार्किंग में से 15 अंक अधिक लाता है, 15 अंक जो है वो अधिक प्राप्त करता है। तो बताओ उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए इस एग्जाम में। एकदम सिंपल सा है भाई। मान लो परीक्षा का पूर्णांक कितना है 400। 400 में से अपने को न्यूनतम यानी आवश्यक जरूरी कितना है 33%। एक जो विद्यार्थी है वो इस जरूरत से 15 अंक अधिक लाता है, तो बताओ उसके अंक कितने होंगे, यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 400 का 33% निकाल लेंगे। 400 का 33%। इसी प्रकार से निकालते हैं, कोई भी संख्या दी गई उसका प्रतिशत इसी प्रकार से निकालते हैं। ये मैंने आपको शायद टाइप 2 या 3 में बताया है, समझ में आ गई। तो इसका इस प्रकार से निकाल लेंगे। 400 का मतलब गुणा 33% का मतलब बट्टा में 100। अब देखो 2 शून्य 2 शून्य कट गए, 33 को 4 से गया, 33 चौका कितने हो गए 132। कहने मतलब 400 का पूर्णांक उसमें से 132 अंक पास के लिए आवश्यक है। एक विद्यार्थी है वो 15 अंक अधिक लाता है, क्या 15 अंक अधिक लाता है, इसका मतलब 132 तो जरूरी है। 15 अंक अधिक लाया तो 132 में 15 जोड़ देंगे, यानी 7 4 और 1, यानी उस विद्यार्थी के द्वारा एग्जाम में कितने अंक प्राप्त किए हैं 147। अब ये जो प्रतिशत ये आपको पहले से बताया भाई, कोई संख्या प्रतिशत इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखो इसमें कई संख्या होती है जो उनकी अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, वो थोड़ा समय लगता है अपने को। जैसे मान लो ये संख्या है 33 सही 1/3%, या मान लो 12 सही 1/2%। इस प्रकार से और भी अनेक संख्या है, जैसे मान लो 16 सही 2/3%, या फिर मान लो 8 सही 1/3%। अब ये जो इस प्रकार की संख्या है इसका अपन प्रतिशत निकालने के लिए क्या अपने को थोड़ा सा समय लगेगा। अपना बेसिक वही है, फॉर्मूला वही है। जैसे मान लो मैं ये निकालता हूँ 33 सही 1/3%। जैसे मान लो ये बोल दिया आपको कि 42 का 33 सही 1/3% निकालो, तो अपना बेसिक तरीका वही है, रूल वही है, अपन उसी प्रकार से निकालेंगे। किस प्रकार से निकालें, देखो 42 का मतलब गुणा, अब ये 33 को 3 से गुणा की 99, 99 कितने हो गए 100, बट्टा में कितना 3 गुणा प्रतिशत का क्या लगा दिया 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, अब 42 में 3 का भाग दें कितना आ गया 14। अब इसमें आपने एक बात नोट की भी 33 सही 1/3% का मतलब मैं तो ये कहता हूं अगर कोई भी संख्या हो XYZ, अगर आपको उसको 33 सही 1/3% निकालना है तो जो भी संख्या है उस संख्या में 3 का भाग दे दो, डायरेक्ट मान आ जाएगा। इस प्रकार आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मान लो आपने ये ले लिया भी 33 का
33 सही 1/3% निकालो। तो इसमें आप इसको छोड़ दो, 33 में 3 का भाग दे दो, बस 11 मान आ गया। उस प्रकार निकालोगे तो ही मान कितने आएगा, 11 आएगा। कहने मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना, इसको आप याद रख सकते हो। याद रखने के लिए आपको क्या उससे फायदा हो जाएगा फिर एग्जाम में। तो 33 सही 1/3 का मतलब है कि उस संख्या में 3 का भाग दे दो। इसी प्रकार 12 सही 1/2% निकालते हैं, इसका मतलब उस संख्या में आप 8 का भाग दे दो, मान उतना ही आ जाएगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन करने की अपने आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार देखो 16 सही 2/3 है, इसका मतलब उस संख्या में आप 6 का भाग दे दो। कोई भी संख्या का 16 सही 2/3% पूछने का मतलब उस संख्या में 6 का भाग दे दो, मान आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अब इसी प्रकार जैसे ये 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। अब कोई भी संख्या का आपको 8 से 1/3% निकालने का मतलब है उस संख्या में आप 12 का भाग दे दो, वो मान आ जाए। ये क्या है, कुछ संख्या अटपटी होती है, समझ में आ गया नहीं? जो 3-4 संख्या मिल, लेकिन ये अटपटी है, इसमें आप कैलकुलेशन करोगे टाइम भी लगेगा, गलती की भी संभावना होगी। तो इसके अच्छा है कि इसको आप डायरेक्ट ये 3-4 संख्या नहीं याद कर लो। 33 से 1/3 का मतलब उस संख्या में 3 का भाग दे दो। इसी प्रकार 8 से 1/3 का मतलब उस संख्या में 12 का भाग दे दो। 16 से 2/3 का प्रतिशत मतलब उस संख्या में 6 का भाग दे दो। 12 से 1/2 का मतलब उस संख्या में 8 का भाग दे दो, मान आ जाएगा। अब देखो पास और फेल से संबंधित एक छोटा सा उदाहरण, एकदम सिंपल मैं एक और बताता हूं आपको। जैसे मान लो सीता, आपके पास सीता ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। मैं सवाल को शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सीता ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वो 72 अंकों से फेल हो गई। 72 अंकों से फेल हो गई। सीता ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई, और पास के लिए न्यूनतम अंक है वो है 30%। पास के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, 30%। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी कुल अंक कितने थे, ये आपको बताने। एकदम इजी सवाल है भाई। सीता ने 20% अंक प्राप्त किए और फिर भी वो क्या है, 72 अंकों से फेल हो गई। आवश्यक अंक कितने थे, यानी पास के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, वो 30% है। तो बताओ कुल अंक कितने थे। अब देखो, अब इसमें आपकी बार योग्यता क्या दे रखी है, अभी न्यूनतम अंक जो है वो है 30%। अंक नहीं दे रखे अपने को, प्रतिशत में दे रखा है, यानी 30% क्या है, जरूरी है। समझ में आ गया। अब सीता ने कितने प्राप्त किए हैं, 20%। सीता ने अंक कितने प्राप्त किए हैं, 20%। कहने का मतलब प्रतिशत में वो कितने अंकों से फेल हुई है, वो 10% से फेल हो गई। अगर 20 की जगह उसके 30% अंक आते तो सीता क्या है, पास हो जाती। लेकिन अंक जरूरी 30% थे, सीता ने प्राप्त किए 20, यानी 10% अंकों से फेल हो गई। अब देखो आगे सवाल कह रहा है कि वह 72 अंकों से फेल हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 72 अंक और ले आती तो भी क्या है, पास हो जाती। समझ में आ गया ना। तो अब अंकों से कितनों से फेल हुई है, 72 से। तो ऊपर अपन क्या लिखेंगे, 72। अंकों से कितने से फेल हो गई, 72। और प्रतिशत में कितने अंतर से फेल हुई है, 10 से। गुणा में अपने को क्या ज्ञात करना है, कुल अंक या कुल पूर्णांक। तो गुणा में अपन क्या कर देंगे, 100। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 72 को 10 से गुणा किया, कितने आ गए, 720। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक वो कितना था, 720 था। इस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएएस, पटवारी, रीट, और इनके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रीट, पटवार, हाई कोर्ट, वनरक्षक और एलडीसी के लिए भी फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस भी आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है और इन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको आपका गोल पूछा जाएगा कि आप किसके लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके हुए जाना है और स्टेट पीसीएस मिलेगा। यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके क्लिक करने के बाद में आपको लास्ट में जो आरपीएससी दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस, वो आपको शो हो जाएगी।
तो नीचे शो हो रहेंगे, आप स्क्रॉल करके किसी भी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मान लीजिए कि आपको ये क्लास देखनी है तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपसे एक कोड पूछा जाएगा, कोड डालना है। अब आपको डालना है जॉब विथ PD। दोस्तों ये आप कोड देख लीजिए, आपको अनलॉक करने के लिए, क्लास लेने के लिए आपको एक कोड डालना होगा, जॉब विथ PD। जैसे आप इस पर क्लिक कर लीजिए अनलॉक पे, तो ये आपकी क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी। यानी इसके बाद में आप जो फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से ले सकते। अब देखो प्यारे साथियों, इसी पे मैं एक आपको दूसरा उदाहरण और बताता हूं। जैसे मान लो सीता ने 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 180 अंक। और वह 30 अंकों से फेल हो गई। कितने अंकों से फेल हो गई? 30 अंकों से। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। अगर परीक्षा के लिए न्यूनतम जो जरूरी अंक है वो कितने हैं? वो है 30%। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना था, या परीक्षा के कुल अंक कितने थे? परीक्षा का पूर्णांक बताओ। वही सवाल है, थोड़ा सा फर्क है। अब देखो अब की बार क्या है, सीता ने अंक कितने प्राप्त किए? 180 अंक प्राप्त किए। अब 180 अंक अर्जित कर लिए। अब उसके बाद में वो 30 अंकों से फेल हो गई। इसका मतलब पास होने के लिए 30 अंकों की उसको कमी रह गई। यानी पास के लिए आवश्यक मार्किंग कितनी हो जाएगी? 180 में 30 जोड़ दो, यानी 210 अंक है वो पास होने के लिए आवश्यक थे। क्योंकि 180 अंक प्राप्त कर लिए, उसके बावजूद वो क्या 30 अंकों से फेल हुई है। कहने मतलब अगर वो 30 अंक और लाती तो क्या है, पास हो जाती। तो पास के लिए जरूरी अंक कितने हो गए? 180 प्लस 30 यानी 210। अब ये देखो ये 210 तो अंक है। अब इसी प्रकार सवाल कह रहा है कि 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, यानी पास मार्किंग कितनी है? 30% है। तो अपने पास अंक कितने आए हैं? 210। ये कह रहा है कि 30% जरूरी है। ऊपर लिख दिया अंक, नीचे जितने प्रतिशत दिया गया वो गुणा में अपने को 100 यानी कुल पूर्णांक या कुल अंक या कुल प्राप्तांक ज्ञात करने हैं। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 7 3 कितने हो गए? 21 और 0। 70 को 10 से गुणा किया, कितने आ गए? 700। यानी पूर्णांक कितना आ गया? परीक्षा का 700 आ गया। अरे साथियों ये एग्जाम्पल देखो आप, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो इस प्रकार के जो सवाल है उसमें आपको एक काम करना है, जहां भी ये दोनों विषयों का मैटर दे रखा हो, देखो जैसे दोनों विषयों में 10% छात्र क्या है? अनुत्तीर्ण है। समझ में आ गई ना? यानी जो बात दोनों विषयों के लिए दे रखी है उसी हिसाब से अपन बाकी जो विषयों का जो मैटर है उसी हिसाब से करेंगे। कहने का मतलब है सबको अपन एक रूप में करेंगे। किस रूप में? जहां पे दोनों विषयों का एक साथ दे रखा है उस रूप में। अगर यहाँ दोनों का अनुत्तीर्ण दे रखा है तो ये जो अंग्रेजी और संस्कृत का मान है ये भी अनुत्तीर्ण में निकालेंगे। अगर इसी प्रकार मान लो यहाँ दोनों में उत्तीर्ण दे रखा है तो बाकी विषयों का जो मान है वो भी किस में निकालेंगे? उत्तीर्ण में निकाले। कहने का मतलब तीनों को अपने एक अनुपात में या एक रूप में रखेंगे। अब देखो जैसे किस प्रकार करते हैं अपने, सवाल है किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में क्या है? अनुत्तीर्ण। तो मैं यहां लिखता हूं संस्कृत में अनुत्तीर्ण। संस्कृत में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 30% है। 30% का मतलब 30 छात्र हो गए। इसी प्रकार दूसरा है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं? 25% का मतलब कितने हो गए? 25 छात्र। अब देखो इसके बाद में क्या करें, दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण है, यानी दोनों में, तो मैं यहां लिखता हूं दोनों में अनुत्तीर्ण। दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 10%। 10% का मतलब 10 छात्र हो गए।
अब एक बात आप यहाँ ध्यान दो, जब दोनों में अनुत्तीर्ण, इसका मतलब ये बारी बारी से इन दोनों में भी उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है। समझ में आ गया भाई? जो विद्यार्थी दोनों में फेल है, इसका मतलब वो अंग्रेजी में भी फेल है और संस्कृत में भी फेल है। तो ये जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, इन दोनों को अपन बारी बारी से प्रत्येक विषय में से घटा देंगे। तो देखो संस्कृत में अनुत्तीर्ण कितने बचेंगे? 30 में से 10 घटाए कितने बचे? 20। समझ में आ गई? इसी प्रकार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 25, और साथ में ये 10 है, ये भी अंग्रेजी में है, तो केवल अंग्रेजी में कितने बच जाएंगे? इसमें से 10 घटा देंगे यानी 15। यानी केवल संस्कृत यानी अकेली संस्कृत में अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 20, और केवल अंग्रेजी में कितने हो गए? 15। और दोनों में ये है, ये इनको साथ में जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ दो, 20 और 15 35, 35 और 10 कितने हो गए? 45। 45 का मतलब 45% छात्र है वो दोनों विषय में क्या है? अनुत्तीर्ण है। अब देखो, अब आगे सवाल क्या दे रखा है? बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण है? ये अपन ने निकाल लिया, अभी कुल 45% हुए। अगर इसकी जगह मैं आपको अनुत्तीर्ण की जगह ये बोल दूं कि बताओ कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो हम क्या करेंगे? अनुत्तीर्ण का तो मान अपन ने निकाल लिया। अगर मान लो यहाँ सवाल में अनुत्तीर्ण की जगह क्या आ जाए? उत्तीर्ण आ जाए, तब अपन क्या करेंगे? तो सवाल यहाँ तक तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों का अपन ने एक रूप में लिया है, चाहे उत्तीर्ण कर लो चाहे अनुत्तीर्ण कर लियो। अब ये तीनों का अनुत्तीर्ण करके फिर ये मान निकाल लिया, अब इतने छात्र क्या है? अनुत्तीर्ण यानी फेल है। तो ये सवाल कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की बताओ, तो अपन क्या करेंगे? 100 में से इनको घटा देंगे, ये मान आ जाएगा दोनों विषयों में उत्तीर्ण का। इस प्रकार से आपको करना है। तो प्यारे साथियों, एक उदाहरण और देखो। किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र थे? अब देखो, पिछले वाले उदाहरण में अपन ने क्या किया था? यहाँ भी दोनों अनुत्तीर्ण था और कुल में भी क्या है? अनुत्तीर्ण दे रखा है। अब देखो, इसमें किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है, यानी ये दोनों अवस्था क्या दे रखी है? उत्तीर्ण की दे रखी है, तथा 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। अब की बार यहाँ जो दोनों विषयों का मान है वो किस में है? अनुत्तीर्ण में है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जहां दोनों प्रतिशत का मान हो उसी हिसाब से अपन पूरे सवाल को करेंगे, यानी एक अनुपात में रखेंगे। तो देखो, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, तो मैं यहां लिखता हूं विज्ञान में उत्तीर्ण। विज्ञान में उत्तीर्ण कितने हैं? 60%। 60% का मतलब 60 छात्र। तो अब देखो, 60 उत्तीर्ण थे, इसका मतलब 40% छात्र क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। समझ में आ रहा है भाई? विज्ञान में 60% छात्र पास है, तो इसका मतलब 40% छात्र क्या है? फेल। अब 40% का मतलब 40 विद्यार्थी आ गए। अब देखो, इसी प्रकार 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण। हिंदी में उत्तीर्ण कितने हैं? 70%। अब देखो, 70% पास है, इसका मतलब 30% बाकी बचे वो क्या है? फेल है। अब 30% का मतलब कितने हो गए? 30 छात्र हो गए। अब इसके बाद सवाल कह रहे हैं कि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों में कितने हैं? 15%। 15% का मतलब कितने हो गए? 15 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो अकेले विज्ञान में कितने हुए? 40 फेल। अकेले हिंदी में कितने हुए? 30 फेल। और दोनों में कितने हैं? 15 फेल। अब ये 15 दोनों में, इसका मतलब ये 15 वाला इसमें हिंदी में भी फेल है और विज्ञान में भी फेल है, तभी तो ये दोनों में फेल हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे? केवल विज्ञान में फेल निकाल लेंगे, यानी 40 में से 15 घटाए कितने बचे? 25। इसी प्रकार केवल हिंदी में फेल निकालेंगे, तो 30 में से 15 घटाए कितने बचे? 15। और 15 दोनों में फेल है, यानी ये क्या आ गए? कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी आएगी? 15 15 30, 20 50 और 5 55। कहने का मतलब है, इस प्रकार से कुल जो है वो 55 विद्यार्थी क्या है? फेल है।
अब देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब यहां अपने पास 55 छात्र का मतलब 55% छात्र क्या है, अनुत्तीर्ण है। अब सवाल कह रहा है कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 220, तो ऊपर अपन क्या लिखेंगे 220, उसके बाद में इसके नीचे प्रतिशत में कितना आया था 55 फेल है, गुणा में कुल ज्ञात करना है, क्या कर देंगे 100। अब देखो काट लो, ये 11 के पहाड़े से 11 पंजो 55, 11 दूनी 22 और 0 20, फिर कट रहा है 1 पंजो पंजो 4 पंजो 20, 4 को 100 से गुणा करेंगे कितने आ गए 400, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 400 थी। तो पहले दोस्तों इस प्रकार से आपको समझना है पहले सवाल को, उसके बाद में हल करना। इसमें यही ध्यान रखनी है कि जहां दोनों की शर्त दे रखी है ना, दोनों छात्र, वो देखो भी वो दोनों उत्तीर्ण में है या अनुत्तीर्ण में, बाकी विषयों का जो मान है वो भी अपने को उसी हिसाब से करना है। यानी एक अनुपात रहना चाहिए, तीनों या तो उत्तीर्ण में रखो या तीनों अनुत्तीर्ण में रखो। अपना लास्ट टाइप है टाइप 15, चुनाव में हार और जीत से संबंधित सवाल। देखो इस प्रकार के सवाल है ना, वो भी प्रायकर हर एग्जाम में आते हैं। अब जैसे मान लो ये उदाहरण आपके सामने, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को डाले गए मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा वह 5100 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब देखो मान लो एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक तो ए और एक क्या है बी, मान लिया अपन ने 2 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में। अब ये सवाल क्या कह रहा है, विजयी उम्मीदवार को डाले गए मतों का 55% प्राप्त हुआ। अब ये अपने को पता नहीं है भाई कितने वोट पड़े हैं या कितने डाले गए हैं, तो ये सवाल कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार, मान लो ये ए है, ये क्या है विजयी उम्मीदवार है, इसको 55% वोट पड़े हैं, इसका मतलब हारे हुए को कितने पड़ गए 100 माइनस 55, यानी घटाएं कितने बचेंगे 45, यानी दूसरा उम्मीदवार जो निकटतम है या जो हारा हुआ है उसको कितने 45% पड़े। अब सवाल कह रहा है तथा वह 5100 मतों से विजयी हुआ है। अब विजयी उम्मीदवार कौन सा, ये ए है जिसको 55% वोट पड़े। अब ये उम्मीदवार क्या है, जीत गया। अब कितने वोटों से जीता 5100, कहने मतलब ए और बी इन दोनों का अंतर कितना है 5100। अब देखो अपने पास यहाँ अंतर कितना है भाई, विजय उम्मीदवार को 55 मिले तो हारे हुए को स्वाभाविक है 45 मिलेंगे, तो यहाँ अंतर कितना हो गया 10% का, यहाँ अंतर कितना हो गया 10% का। अब यह जो अंतर 10% है वो कितना है 5100 है, तो यानी कुल अंतर कितना है 5100, प्रतिशत में कितना है 10। अब गुणा में पूछा है कि कुल वोट कितने पड़े, तो 100 कर देंगे। अगर देखो अब यही सवाल अगर यहां से थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, बाकी ऊपर का वही रहेगा। अगर यहां पूछ ले चुनाव में बताओ हारे हुए प्रत्याशी को कितने वोट पड़े या जीते हुए प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले, यहां अगर ये सवाल है ये 2-3 टाइप से यहां चेंज हो सकता है। तो ये जो मैंने गुणा में 100 किया है ये किसके लिए, ये कुल के लिए है, ये किसके लिए है कुल के लिए। अगर इसमें इस प्रकार से पूछे कि हारे हुए मतदाता को, हारे हुए को कितने वोट मिले, तब देखो हारे हुए का प्रतिशत अपने पास कितना है 45, क्योंकि जीता उम्मीदवार उसको 55 मिले, बाकी शेष कितने 45 वो किसको मिले हारे हुए को। तो यहाँ अपने हारे हुए को याद करना है तो यहाँ 100 की जगह अपन क्या लगा देंगे 45। अब देखो इसी प्रकार से ये पूछ लिया जाए कि जो मतदाता उम्मीदवार जीता है उसको बताओ उसको कितने वोट मिले, तो ये तो उन दोनों वोटों का अंतर है यानी जीत का अंतर है, ये प्रतिशत जीत का अंतर है, और उसको प्रतिशत कितने मिले हैं 55, तो गुणा में अपन क्या कर देंगे 55। इस प्रकार से ये जो उम्मीदवार जीता है उसके कुल वोट आ जाएंगे, ये जो उम्मीदवार हारा है वो उसके कुल वोट आ जाएंगे। अब इस सवाल में पूछा है कि कुल कितने मत पड़े हैं, तो गुणा में अपन ने क्या कर दिया 100। अब देखो इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं है, सीधा गुणा हो जाएगा। 5100 को 10 से गुणा करें कितने आ गए 51000, ये 51000 की आ गई या कुल वोटों की संख्या आ गई जो चुनाव के अंदर डाले गए थे। इस प्रकार से आपको करना है। पहले दोस्तों इसी प्रकार एक उदाहरण है, जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से
एक को 68% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 720 वोटों से हरा दिया, तो हारने वाले को कितने वोट मिले। अब देखो इसी प्रकार से मान लो जैसे ये उम्मीदवार है ए और बी। अब ये कह रहा है कि इसमें से एक उम्मीदवार को 68% वोट मिले जो जीता है। अब शेष दूसरा जो उम्मीदवार उसको अब कितने मिलेंगे, सीधी सी बात है, उसको कितने मिलेंगे 32%। भाई जितने वोट थे उसके 68% एक को मिल गए, तो शेष के वोट के 32% दूसरे को मिल जाएंगे, तथा दूसरे उम्मीदवार को 720 वोटों से हरा दिया। अब देखो यहां ये जो उम्मीदवार है कितने प्रतिशत मतों से हारा है, भाई एक को 68% मिले, दूसरे को कितने मिले 32%। तो 68 में से 32 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाए कितने बचे 6, और 6 में से 3 घटाए 3, यानी यहाँ जो उम्मीदवार है वो 36% मतों से हारा है। और यह सवाल कह रहा है कि वो उम्मीदवार को 720 वोटों से हरा दिया। तो ऊपर में अंतर वोटों का लिखेंगे, नीचे प्रतिशत का अंतर। अब यहाँ मेन बात है कि गुणा में अपन क्या करेंगे। अब देखो हारने वाले को कितने वोट मिले, अगर यहाँ कुल पूछता तो अपन क्या करते हैं 100, अगर जीतने वाले का पूछता तो जीत वाले का प्रतिशत। अब इसमें हारने वाले के लिए पूछा तो हारने वाले का गुणा में क्या कर देंगे प्रतिशत। अब हारा उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं 32, तो गुणा में कर दो 32। अब जो मान आएगा वो हारे हुए को कितने वोट मिले हैं उसका मान आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, यहाँ गुणा में 100 कर दो। 100 करने का मतलब है कि कुल वोट आ जाएंगे अपने को। 100 करने का मतलब क्या है, कुल मान आ जाएगा, कुल वोट आ जाएंगे। अब देखो इस प्रकार से 36 का 36, 36 दूनी 72, 20 को 100 से गुणा किया, कितने आ गए 2000, यानी ये कुल 2000 वोट आ गए, जिसमें से 68% तो ये एक ले गया जो जीता है, और दूसरे को कितने मिले 32%। अब सवाल पूछ रहा है कि हारने वाले को कितने मिले, तो यहाँ हारने वाले को कितने 32% मिले, तो 2000 कुल वोट हो उसका 32% निकाल लो। 2000 का 32%, तो 2000 का मतलब गुणा 32% का मतलब 100। अब देखो 2 शून्य कट गए, 32 दूनी कितने हो गए 64 और 0, यानी 640 वोट है वो हारने वाले उम्मीदवार को मिले। या इस कैलकुलेशन को आप यहीं सीधा कर सकते हो, भी हारने का अंतर कितना है 720, प्रतिशत में कितना है 36, गुणा हारने वाले प्रतिशत कितना है 32। अब देखो 36 दूनी 72, 20 और 32 दूनी 64, मान वही आ गया 640। जिस प्रकार से आपको समझ में आए उसी हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साथियों एक उदाहरण और समझो आप। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध है। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब देखो ये सवाल उन दो से थोड़ा सा भिन्न है। अब इसमें अपने पास कुल वोटों की संख्या दे रखी है पहली बात तो। अब उसके बाद में शर्त यह है कि जितने भी वोट हैं उसके 20% वोट अवैध हैं, यानी वो किसी भी काम के नहीं है। अवैध का मतलब वो किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैध वोटों की संख्या निकाल लेंगे। भी कुल संख्या कितनी दे रखी है 7500, जिसमें से 20% वोट क्या है अवैध है। तो वैध कितने मत होंगे, तो अपन क्या करेंगे 7500 का 20% निकाल के इस 7500 में से घटा देंगे। बाकी जो शेष वोट आएंगे वो वोट एकदम से सही है। तो सबसे पहले अपन वैध वोट याद करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे 7500 का 20%, 7500 का 20%, यानी 7500 का मतलब गुणा 20% का मतलब बट्टा में 100, 2 शून्य गायब हो गए, तो 75 दूनी कितने हो गए 150 और 1 शून्य, यानी 7500 कुल वोट थे, उसमें से 1500 वोट हैं वो क्या है अवैध है। तो अब 7.5 में से अपन 1500 घटा देंगे तो बाकी जो वोट बचेंगे वो क्या बचेंगे वैध वोट बचेंगे। तो वैध वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 7500 में से 1500 उठाएं कितने बचे 6000, यानी अपने पास अब कुल वोट कितने हो गए 6000 हो गए। अब देखो
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। अब वैध वोट अपने पास 7500 नहीं होगी, कितने हैं, 6000 हो गए। अब 6000 का 55% एक उम्मीदवार है वो प्राप्त करता है, 55%। अब शेष कितने बचे, 100 में से 55 घटाए कितने बचे, 45। वो कौन सा करता है, वो करता है दूसरा उम्मीदवार। समझ में आ रहा है। 20% वोट अवैध। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब देखो दूसरे उम्मीदवार को मतलब जो उम्मीदवार हारा है, जो जीता है उसको कितने मिले हैं, 55%। अब 100 में से 55 घटा दिए, पीछे कितने बचे, 45। अब ये 45 हारने वाले उम्मीदवार यानी दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। तो कुल वोट कितने थे अपने पास, 6000। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, क्या करेंगे अपन, 6000 का 45% निकाल देंगे। एकदम सीधा इजी सवाल है, 6000 का 45%। तो 6000 का मतलब गुणा 45% का मतलब बट्टा में 100। अब देखो 2 शून्य गायब हो गए। अब 60 को 45 से 6 पंजो 30, 0 असल की 3, 6 चौक 24 और 3 27, असल की कितनी लगी, 27 के 27 और एक ये 0, कितने आ गए, 2700 वोट आ गए। अब ये 2700 वोट किसके हैं, ये दूसरे उम्मीदवार यानी हारे हुए उम्मीदवार। अपने यहाँ देखो प्रतिशत में हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 45% मिले हैं। तो इसी प्रकार कुल वोट अपने पास कितने थे, 6000 थे। क्योंकि ये 7500 दे रखा था, इसमें 20% वोट क्या है, अवैध है। इसका अपन 20% निकाल लेंगे, पीछे वैध वोट बचेंगे। वैध वोटों का 45% है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला है। तो 6000 का 45% इस प्रकार से निकाल लिया। तो ये जो तरीका आपको इसको इस प्रकार से इन सवालों को करना है। तो प्यारे दोस्तों, अपन जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था प्रतिशत। अब देखो ये जो प्रतिशत है ना, ये वैसे तो मूल रूप से पूरा जो गणित है उस गणित का बेसिक है प्रतिशत, समझ में आ गया ना। अब बाकी अपन जो भी अभ्यास करेंगे, जैसे लाभ हानि है या अनुपात समानुपात है या फिर आपके साझा है या आपके जो ब्याज है, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, उन सब में क्या ये प्रतिशत वाले फॉर्मूले ना यही काम आएंगे। तो इसका मतलब गणित का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो कौन सा है, प्रतिशत का, वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अपने आगे जब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तब एक नए अपन टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।